हेलो स्टूडेंट, इजी टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। कक्षा 12 क्लास के लिए हिंदी का टॉपिक, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट। तो यह टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए स्टूडेंट। मैंने आपके लिए जो 30% कोरोना काल में जो आपकी स्टडी हो पाई थी, इसी जो 30% हटा दिया, मैंने उसका विशेष ध्यान रखा है। वो 30% मैंने इसमें हटा के ही जो 70% आपका परीक्षाओं में आएगा, वही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। जो भी टॉपिक है स्टूडेंट, ये दिस इज टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आएंगे ही, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके हिसाब से ही मैं आप तैयारी करें। और आपको इसमें मैं जो आज को लाई हूँ, ये आपको 27 मार्क्स हैं, ये पक्के आपके 27 मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। इसमें मैंने 3 टॉपिक लिए हैं आपके गद्यांश के, जो आपका गद्य गरिमा है और जो आपके काव्यांजलि है, उसके आपको मैंने पद्यांश का लिया है। और आपकी संस्कृत दर्श का स्टूडेंट, उसमें से मैंने आपका संस्कृत का एक टॉपिक लिया है। तो 10 नंबर के स्टूडेंट आपका ये जो गद्यांश है हिंदी का, जो आपके पाठ्य आधारित जो आपका जो गद्यांश होगा, ये पैराग्राफ होगा। तो इसमें से आपके मार्क्स, जो पैराग्राफ है इसके आपके 10 नंबर का मार्क्स हैं। और इसके अलावा आपके जो स्टूडेंट काव्य का होगा, उसके भी आपको 10 नंबर के मार्क्स के लिए है। और जो आपका दर्श का स्टूडेंट, उसमें आपके लिए 7 नंबर के मार्क्स उसमें आपको मिलने ही मिलने हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही मेहनत करके मैंने ये टॉपिक आप ले लिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आप इसके लिए किस प्रकार से करें। कि जो टॉपिक है, अगर अधिकतर स्टूडेंट्स में गलतियां बहुत सारी कर जाते हैं, तो मैंने आपके लिए वही लिखने का तरीका, राइटिंग विशेष रूप से स्टूडेंट आपको हाथ रोक के लिखना है। बहुत से स्टूडेंट फ्लो में लिखते चले जाते हैं, तो फ्लो में जो है, जो वर्ड है, जो अक्षर है स्टूडेंट, वो सही से नहीं बनते हैं। तो आपको हाथ रोक को लिखना है सही से, और बिल्कुल बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। तो स्टूडेंट, इसी क्रम में मैंने पहला टॉपिक स्टूडेंट लिया है, ये दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने ये गद्यांश लिया है आपका, ये जन का प्रभा अनंत होता है, सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जो ये आपका पैराग्राफ है, जो आपके हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें से लिया गया है। तो आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट ये पहचानना है कि जो आपका चैप्टर है, जो आपका जो पाठ है, जो आपका लेसन है, वो कौन सा है। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमें ये देखना है। तो इसकी सबसे पहले तो व्याख्या समझ लेते हैं कि जन का प्रभा अनंत है। जन आप समझ सकते हैं, जन का इस्तेमाल, जन यानी मनुष्य, मानव का प्रभा अनंत है। प्रभा यानी कह सकते हैं कि प्रवाह है, निरंतर बदलता रहता है, निरंतरता है, ठीक है। प्रभा निरंतरता है, अनंत है यानी असंख्य है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। सहस्रों वर्षों से मतलब सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने, जो हमारी भूमि है, जो हमारी धरती माता है, जो पृथ्वी है, तो वो उसको राष्ट्रीय जन ने तदात्म में प्राप्त किया। तदात्म स्टूडेंट यानी तदात्म कहते हैं एक जैसा, एक जैसा जो तदात्म है, जिन्होंने एक 600 वर्षों से जो भूमि है, राष्ट्रीय जन, उन्होंने एक जैसा प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भवन को अमृत भर देती, जब तक जो सूर्य की रश्मियां यानी सूर्य किरणें नित्य प्रातःकाल यानी सुबह रोज प्रतिदिन प्रातःकाल भवन को अमृत से भर देती हैं, भवन को अपने प्रकाश रूपी, अपने जो रश्मियां रूपी प्रकाश रूपी अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर। तभी तक जब तक सूर्य है, तब तक आप मतलब रश्मियां भर देंगे, किरणों से भर देंगी आप भवन के लिए, या उसमें उनका उजाला से, अमृत रूपी उजाले से उसको भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी, यानी इतिहास में आपने जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, उसके बाद राष्ट्र निवासियों में, राष्ट्र के लोगों में जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आजाद अमर है। जो अप डाउन होते हैं जीवन में, उसके बावजूद भी जो मनुष्य है, जो हमारा राष्ट्र है, जो राष्ट्र हमारा, वो कैसा है स्टूडेंट, अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जन का जो मनुष्य का जो जीवन है, वो सततवाही यानी सतत माने लगातार, वाही माने बहने वाला, लगातार प्रवाह यानी लगातार होने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा
उत्थान के अनेक घातों का निर्माण होता है। ओके, तो इसमें अपने व्यक्ति क्रम करता है, उसमें श्रम करता है, इससे उसका विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है, उसका उत्थान होता है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी व्याख्या थी जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में समझाई थी। इसी क्रम में स्टूडेंट आपका है पाठ का शीर्षक। स्टूडेंट ये पाठ आपका है, सबसे पहले तो मैं बताया था आपके लिए, आपको ये पहचानना होगा स्टूडेंट कि हमारा किस चैप्टर से ये ले गया है। तो पाठ का शीर्षक स्टूडेंट, ये हमारा पाठ का शीर्षक है। स्टूडेंट्स को आप दो प्रकार ले सकते हैं। ये पाठ हमारा स्टूडेंट है राष्ट्र का निर्माण। ओके, तो राष्ट्र का निर्माण नाम, राष्ट्र का स्वरूप, सॉरी, राष्ट्र का स्वरूप ये हमारा पाठ है जो मैंने आपको पढ़ाई, तो उससे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो आपका है उससे ये लिया गया है, और उसके लेखक है स्टूडेंट वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो या तो आप देख सकते हैं कि पुस्तक गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। या आप इसको शॉर्ट में स्टूडेंट लिख सकते हैं कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप। इसको आप लिखेंगे, राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे शीर्षक और जो मेन टॉपिक चीजें हैं, और ये हमारा पाठ का नाम है स्टूडेंट राष्ट्र का स्वरूप। राइटिंग का विशेष फोकस करना है, ये आपको बार बार कहेंगे क्योंकि आपको ये सब चीजें नंबर देती हैं। दूसरा लेखक का नाम है स्टूडेंट हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बता दिया आपके लिए कि पुस्तक गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है और उसके लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट ड्रेस में लिखा है पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। ये आपका स्टूडेंट 2 नंबर आपको इसमें पक्का मिलने ही मिलने हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा है रश्मि और सतत वाही का क्या अर्थ है। तो रश्मि यानी किरणें, ये आपको हम बताते हैं। रश्मि किरणों को ही बोलते हैं, या प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें, ठीक है। तो रश्मि यानी प्रकाश की किरणें। राइटिंग पे विशेष फोकस करना है, ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। प्रकाश की किरण को रश्मि कहते हैं। या सतत वाही, ये भी बताया था। सतत वाही, सतत का आप इसके सतत वाही है स्टूडेंट, इसको आप विशेष के अर्थ से सतत माने लगातार या निरंतर, वाही माने बहने वाला। तो इसके जो इससे स्पष्ट हो रहा है, इसके अर्थ से स्पष्ट हो रहा है सतत वाही मीन्स लगातार बहने वाला, बहने वाला। ओके स्टूडेंट, ये समझ आ रहा होगा। ये भी आपके स्टूडेंट, आपके ये 2 नंबर पूरे पक्के हैं, ठीक है। जन का प्रभा से क्या तात्पर्य है। तो जन का प्रभा आप इसके मीनिंग से समझ रहे होंगे। तो जन का प्रभा अर्थात जीवन की गतिशीलता से है स्टूडेंट, अर्थात जीवन की गतिशीलता से है। जन का प्रभा से क्या तात्पर्य, जीवन गतिशीलता से है। तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं तो आपको 2 नंबर इसमें आपको ये पक्के मिलने ही मिलने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके, दूसरा स्टूडेंट हमारा है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ओके, तो राष्ट्र के निवासी किसके समान, आपका जो नेक्स्ट हमारा है अजर अमर है। तो स्टूडेंट आपने जो टॉपिक दिया था आप उसको ध्यान से देखिए। तो किसके समान अजर अमर है, या इसमें से ध्यान से देखिए। जन का सत्य जिसमें कर्म और श्रम को उत्थान के अनेक घातों निर्माण करना होता है। देखिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अर्थात जो हमारी कह सकते हैं इसमें जो आपका जो दिया है कि जो रश्मियां, जो सूर्य की रश्मियां जो नृत्य वृत्त उसको घर के लिए अमृत से भर देती हैं, अपने प्रकाश रूपी अमृत से भर देती हैं। तो उसी के इसमें छाट के स्टूडेंट लिखेंगे कि राष्ट्र निवासी किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो इसमें से लेंगे राष्ट्र के निवासी, जिसको बिल्कुल इसी से देख के लिखेंगे स्टूडेंट, इसी में से राष्ट्र के निवासी जन। अब यहाँ किसके, तो किसके स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखना है सूर्य की रश्मियों के, सूर्य की, जो आपने ऊपर टॉपिक में ये पढ़ा है, इसमें सूर्य की रश्मियों। अब बाकी इसमें से के समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। रश्मियों के समान आगे
बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो स्टूडेंट, तो ये आपको समझेगा सब आपका, सब इसके अकॉर्डिंग सब आपकी जो पैराग्राफ है उसमें से ये सब छाटना है। देखिए, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, तो आप देखिए जन का प्रवाह का तात्पर्य है हमारा गतिशीलता से। बार बार इसमें गतिशीलता का प्रयोग हुआ है, प्रवाह का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इसमें से हमें छाट के उनके आंसर हमें लिखने हैं, और इनका आंसर लिखने से आपको 2 नंबर आपके 100% आपको मिलने ही मिलने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है नंबर 5 स्टूडेंट हमारा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश स्टूडेंट हमारे इसमें है, आप देख रहे होंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, जो मैंने आपको समझाया था पैराग्राफ। ये जनक प्रभाव अनंत होता है। 600 वर्ष से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जनक प्रभाव अनंत में प्रत्येक जो राष्ट्र हमारा उसमें निरंतरता बनी, प्रभाव अनंत रहता है जन का, यानी राष्ट्र में हमारी निरंतरता होती रहती है, निरंतरता से उसमें प्रभाव बदलता रहता है। 600 वर्ष से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, और सैकड़ों वर्षों से जो हमारी जो मानव श्रृंखला है, राष्ट्र के जो निवासी हैं उनकी श्रृंखला निरंतर तादात्म्य कह सकते हैं स्टूडेंट। एक सा होना ही निरंतरता उसको होती बढ़ती रहती है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः भवन को अमृत से भर देती हैं। जब सुबह नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में सूर्य की रश्मियां, सूर्य किरणें अपने प्रकाश रूपी अमृत से भवन को, घर को भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तब तक ही राष्ट्रीय जो जन है, राष्ट्रीय जो मनुष्य, जो राष्ट्रीय जन है, जो हमारी पीढ़ी है, मनुष्य पीढ़ी है, उससे का जो जीवन है वो अमर है। इतिहास के अनेक उतार करने के बाद भी राष्ट्रवासी जन नई लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजमर है, और इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव, यानी आपने देखा है कि जो हमारे जो जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, जो हमारे परिवर्तन आते हैं, होते रहते हैं, और जो राष्ट्र के निवासियों में जो नई उठती लहरें, जो उतार चढ़ाव की जो लहरें उत्पन्न होती हैं, उठती रहती हैं, वो उससे भी स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए जो मनुष्य है उससे हमारा प्रयत्नशील होता है। तो इसकी हम व्याख्या इसको लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, व्याख्या थोड़ी बड़ी होती है स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने इस व्याख्या को लिख लिया है। जो आपकी रेखांकित अंश है, आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, ये रेखांकित अंश है, इनकी व्याख्या जो मतलब मैंने इसको ये लिखा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। तो स्टूडेंट, रेखांकित अंश की व्याख्या इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जो मैंने इसको लिखा है ब्लैक, ये ओके। उसके बाद स्टूडेंट, ये प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतरता बदलता रहता है। जो आपको पैराग्राफ ये जो है उसी की मैंने ये व्याख्या अपने शब्दों में की है। उसको व्याख्या को आपको अपने शब्दों में ठीक से समझ के लिखना है, ओके। तथा उसमें निरंतर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला जो है निरंतर कैसी है, निरंतर चलती रहती है, प्रवाह में रहती है। ओके, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र से जुड़ा रहता है ना। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि को तादात्म्य प्राप्त किया, एक रास्ता प्राप्त की है, एक सा जो भूमि है उसमें रास्ता प्राप्त की है, स्थापित की है, तथा विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न दृष्टिकोणों से एक रूपता यानी एक जैसा समानता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी। आप समझते हैं, जब तक हमारे ये राष्ट्र रहेगा उसकी प्रगति होती रहेगी, उसमें परिवर्तन होता ही रहेगा, तथा तभी तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी है वो रहेगा। जब तक राष्ट्र है, राष्ट्र में प्रगति होती रहेगी, तो राष्ट्र का जो राष्ट्रीय जन है, जो मानव है, उसका जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तनीय उतार चढ़ाव होते रहे हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो स्टूडेंट, ये भी हमारा जो है, ये भी आपका पक्का जो आपका 2 नंबर का ये आपका पूरा है। तो इस प्रकार से आपके लिए इसमें 2 नंबर, अगर आपने इस टॉपिक को तैयार कर लिया स्टूडेंट, तो आपको 2 नंबर आपको इसमें से पक्का आपको मिलने वाले हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको लिख लीजिए, जिससे कि आपके लिए जो मैं टॉपिक पढ़वा रही हूँ, क्वेश्चन में आपके लिए मैं लिखवा रही हूँ उनके आंसर, तो इसको आप बेहतर ढंग से आप इसको लिख लीजिए, अपने एक नोट्स टाइप बना लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको इस तरह से सुंदर राइटिंग में से आपको लिखना भी है, और प्रत्येक चीज ध्यान देना। दूसरी जो स्टूडेंट, मैंने एक चीज होती है आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, ध्यान देना भूल गई थी मैं, इसे दिया गद्यांश। ये पूरा गद्यांश है, जब आप उसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे तो आपको सिंपल, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो इसको आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है,
प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। इतना लिखने से जो है एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर ये लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके लिए 10 नंबर का आपका ये पूरा पक्का आपका कितना इजी है, तो आपको इसी पैराग्राफ से ही ये तैयार करने हैं। इसी में सारे इसके क्वेश्चन के आंसर इसमें छुपे हुए हैं, तो इसके सहायता से आप इनके लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में स्टूडेंट मैं आपके लिए पद्यांश का आपके काव्य से पैराग्राफ लेके आई हूँ, जो मैंने बड़ा सिलेक्टेड किया है, आपके चुनिंदा टॉपिक लिया है आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए, और ये भी आपके लिए 10 नंबर के लिए, आपके ये भी 10 नंबर के इस टॉपिक से, इस पैराग्राफ से आपके लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे। ओके, क्वेश्चन हैं उसके आपको आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिए कि लज्जा, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं ध्यान से, जिससे कि इसमें ध्यान समझने के बाद ही हम जो क्वेश्चंस हमने इसमें दिए गए होते हैं उसके आंसर आपको इसमें से देने होते हैं। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, धोने देना विकृत बसना तो नातू सिंदूरी को, जो थोड़ी सी भी भ्रमित भय हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता यदि जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। स्टूडेंट, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसको आप ध्यान से सुनिए कि हमें सबसे पहले पहचानना स्टूडेंट, तो ये पवन दूत का ये अवधेश उपाध्याय जी ने, इन्होंने स्टूडेंट इसमें राधा जी का वर्णन किया है, और वो अपनी दुख की वेदना को दूसरी हवा के द्वारा, वायु के द्वारा अपनी वेदना को व्यक्त कर रही हैं। तो ये आपका ये लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, राधा कहती हैं, राधा जी पवन से कहती हैं कि, और उसको समझा रही हैं कि लज्जाशील यानी कोई लज्जाशील पथिक महिला, जो लज्जाशील यानी कि कोई भी शर्मीली महिला, लज्जाशील महिला कहीं दृष्टि आए, आपको दिखाई पड़ जाए, हुन ना विकृत बसना तो ना सिंदूरी को, तो तू उसके कपड़ों को, उसके वस्त्रों को, तू अपनी चंचलता का प्रदर्शन करके, यानी तू तेज हवा का प्रभाव करके उसके बसना यानी वस्त्रों को तो विकृत मत कर देना, उसके कपड़ों को उड़ा मत देना, विकृत मत कर देना, उधर मत कर देना तो सुंदरी को, क्योंकि जो थोड़ी सी भ्रमित भय हो गोद ले लेना, उसके कपड़ों को तो अस्त व्यस्त मत करना। अगर वो थोड़ी सी भी भ्रमित हो जाए, उसे थकान महसूस हो, तो उसको तू तुरंत ही अपनी गोद में ले शांति देना, उसको अपनी हवा, सुखद हवा के रूप में मंद मंद हवा से उसको मंद मंद हवा रूपी गोद में उसको ले लेना, और होठों की कमल मुख की, और उसके कमल मुख पर, कमल रूपी मुख पर उसके होठों में अगर मलिनता दिखाई दे, उसको कोई थकान दिखाई दे तो उसको अपने मंद मंद हवा से उसको सुख देना, उसको आराम देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और कोई क्लांता कोई थका हुआ सा कृषक किसान अगर आपको खेत में दिखाई दे रहा है, तो तू धीरे धीरे पर उसकी क्लांति को मिटा, तो धीरे धीरे उसकी जो क्लांति को मिटाना, अर्थात उसके जो थकान है उसको तू दूर करना। जाता यदि जलद यदि हो व्योम में, और व्योम जलद यानी बादल, व्योम यानी अंबर में, यानी अंबर यानी आकाश में, और आकाश में कोई बादल अगर उड़ रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना, तप्त होगा, और तो उसकी उस जो धूप से तृप्त है, तो जो बादल की छाया से तू उसको तृप्त करना, उस तृप्त भूतांगना यानी महिला, यानी उस महिला जो को स्त्री को तू अपने उससे तृप्त करना, छाया उसको देकर उसको तृप्त करना। हे वायु, मैं आपको ये वो वायु को इस प्रकार से वो संदेश देकर उसको समझा रही है, बता रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मैंने पिछले मतलब जो क्वेश्चन था उसमें आपको दिया। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट यही करना है कि प्रश्न नंबर 2 है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे स्टूडेंट, प्रश्न नंबर जो भी हो आपका, यहाँ मैंने 2 दिया है तो मैं 2 लिखूंगी, आपके उसमें जो भी हो वो आप लिखेंगे, 2 3 4 5 जो भी। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, इस पर स्टूडेंट बहुत ध्यान देना है आपके लिए। इन चीजों छोटी छोटी बातों से ही हम स्टूडेंट हमें ध्यान देना है, इन पे हमें नंबर मिलते हैं। और जब आपका राइटिंग अच्छी है, आपने शहर काम को बहुत सलीके से किया है, तो उसको आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं स्टूडेंट। ओके, उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा ये, दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तर नंबर 1, ये पहला है तो पहला इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश को, ये पद्यांश है, पद्य से लिया गया है, तो प्रस्तुत पद्यांश इसमें से ढंग में जो धा बनाते हैं, इसमें नहीं बनाना, दा में या है तो थोड़ा सा
डंडा खींच कर फिर इसको बनाना है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश, दापे अंक बिंदु लगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम, पद्यांश के कवि का नाम। नाम स्टूडेंट ये हम इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे जिससे ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो पति का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसको बेटा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्योंकि ये इनका सरनेम हरिऔध जी है। मिल दिया जी, आप चाहेंगे हरिऔध है, हरिऔध जी है, ओके। और हरिऔध को ही लिखना था स्टूडेंट। और शीर्षक, जो पाठ का नाम है स्टूडेंट, जो शीर्षक है वो हमारा स्टूडेंट है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। और शीर्षक पवन दूतिका, इसको हाईलाइटेड करना है, पवन दूतिका, क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं वो इसी विशेष फोकस करते हैं बच्चे ने कैसा लिखा है, ओके। तो पवन दूतिका, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टूडेंट इसको क्लोज कर देंगे, तो पवन दूतिका है। तो स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे तो आपको इसमें फुल मार्क्स 2 नंबर ये मिलने हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार स्टूडेंट हमारा है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, इस पर हम ध्यान देंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश, ये हमारा पद्यांश, इसको हम लिखेंगे ब्लू पेन से, कोई हमने ब्लैक से लिखना है। तो उत्तर 2, उत्तर नंबर ये आप देखें 2 है उत्तर, यहाँ पे 2 लिख से लिख देंगे, सेकंड नंबर है ये। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो वर्णन किया स्टूडेंट, केवल इसको पढ़ के ध्यान से समझ लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश, जिसमें बार बार कहीं बच्चे धा बनाते हैं, यहाँ पे धा नहीं दिया है ये। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और, तो कवि ने जो है आप समझाया, तो कवि ने तो राधा की जो विरह व्यथा उसको वर्णन किया है, जो व्याकुलता है, दूसरा से समाज की पीड़ा है उसके बारे में समझाया, तो वही इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक और राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है या वर्णन किया है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, चित्रण किया है। और दूसरी ओर उन्हें समाज की, दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया, को समाज के बारे में भी वो सोच रही हैं, तो व्याकुल दिखाया है। ओके, तो ये आपने इसने लिख लिया, तो उसका चित्र किया है इसने। थर्ड है स्टूडेंट हमारा ये, थर्ड इसमें हमारा जो आप देख रहे होंगे, थर्ड है स्टूडेंट हमारा, वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती है। जो वियोगिनी राधा है, जो राधा वियोग में है, श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल है, तो वो राधा महिला जो पवन से, जो पवन को दूध के रूप में भेज रही हैं, तो उससे वो क्या कह रही हैं। तो यहाँ मैंने, क्योंकि बेटा वीडियो बनाने में थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने इसके लिए लिख लिया है, इसका आंसर लिख लिया है मैंने। तो समझाती हूँ आपको। राधा पवन को समझाती हैं, पवन से कहती हैं, पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि, तो राधा ब्रज में रहती थी, तो ब्रजभूमि की लज्जाशीला महिला यानी शर्मीली महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करना है, या मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो अपनी चंचलता से, तेज हवा के वेग से तू उनके कपड़ों का अस्त व्यस्त मत करना, तो इसलिए वो समझा रही है कि तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए, यानी तेज हवा का प्रदर्शन करते हुए, उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांगों को अनावृत मत कर देना, उनके कोमलांगों को से उनके वस्त्रों को हटा मत देना, उनको कष्ट मत देना, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया है। सेकंड स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, व्योम और भूतांगना का क्या अर्थ है, आपको दिख रहा है इसमें। आपने व्योम और भूतांगना दोनों का वर्णन उन्होंने कवि ने इसमें किया है, ये व्योम और ये भूतांगना। तो व्योम स्टूडेंट आपको याद हो, आपने पर्यायवाची शब्द याद किए होंगे, तो आपने
व्योम, अंबर, आसमान, तो ये किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आसमान का व्योम यानी आकाश, ये भी आप लिख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ तो बैठ आपको ब्लू से ही लिखना है, ठीक है। व्योम अर्थात आकाश या आसमान है, कुछ भी लिख लीजिए। भूतांगना का, भूतांगना स्टूडेंट उन्होंने स्त्री के लिए कहा है, तो यहाँ पे स्त्री का इसकी अर्थ है स्त्री, ठीक है। तो इस तरह से कर दीजिए। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे होंगे कि रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। अब स्टूडेंट हमें इसमें क्या करना है कि जो रेखांकित अर्थ है उसका हमें स्टूडेंट भावार्थ, रेखांकित नगर हमारा कौन सा है? होने देना विगत वसना से ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी भ्रमित भय हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की मिलानता मिटाना। तो इसकी स्टूडेंट हमें व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, ओके। तो उस पर भी हम देखेंगे कि आप इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या स्टूडेंट समझाते हैं हम आपके लिए। तो ये जो मैंने इसको लिख लिया है, क्योंकि मैंने बता चुकी हूँ वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम आपको इस तरह से एक एक शब्द को लिख कर दिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसके व्याख्या को, भावार्थ को इसके मैंने लिख लिया है, ओके। तो जैसे राधा पवन को समझाती हैं, राधा पवन से कहती हैं लज्जाशीला पति महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विगत वसना से ना तो सुंदरी को। तो राधा समझाने की तुझे मार्ग में कि मैं ब्रज भूमि की अत्यंत लज्जाशीला यानी शर्मीली महिलाएं, लज्जाशीला यानी शर्मीली महिलाएं, आप चाहे लज्जाशील लिख लीजिए चाहे शर्मीली महिलाएं दिखाई देंगी। अतः तू उनका मान समझे, होने देना विगत वसना तो ना तो सुंदरी को, अर्थात तू उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना, उनको कष्ट ना हो। तू कहीं अपनी चंचलता से हैं, देख रहे होंगे आप, ये लिखा है, का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमलांग को अनावृत मत कर देना, ओके। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना उचित है, जो उनके कोमल अंगों से वस्तुओं को अपनी तेज हवा के वेग से उनके वस्तुओं को उड़ा के मत ले जाना, उनको कष्ट मत देना, ठीक है, अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही क्षमा योग्य है, क्षम है या क्षमा योग्य है, ओके। यदि वे थके दिखाई दे, आप देखिए इसमें यदि कोई क्लांता, यदि उनके मुख पे मिलनताएं हो, होठों की और कमल मुख की मिलानताएं देखो हटाना। तो यदि उनके होठों पर और कमल जैसे मुख पर कोई मलिनता हो, कोई थकान महसूस हो, तो उसको अपनी मंद मंद हवा के वेग से उसको मिटा देना, या अपनी मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। इस तरह से स्टूडेंट आप इसको लिखते हैं सुंदर राइटिंग में, तो आपको इसमें भी 2 नंबर आपको पक्के मिलने ही वाले हैं। चाहे आप उसका स्क्रीन डाल लीजिए, चाहे स्टूडेंट आप इसको ध्यान से लिख लीजिए अपने उसमें, उसको बिल्कुल ऐसे ही छाप देना है जो आपको फुल मार्क्स इसमें आपको स्टूडेंट मिलने ही वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने पैराग्राफ लिया है आपका, दिए गए संदर्भ संस्कृत पदांश में से कुछ संस्कृत में भी स्टूडेंट गद्य पद दोनों होते हैं, जैसे आपका सुभाषस्थानी है या गीता मृतम है या अदर इस तरह से हैं, तो वो आपके स्टूडेंट वो पद्यांश होंगे। और जो आपके पाठ के रूप में दिए हैं, जैसे भारतीय संस्कृति है या अदर और पाठ है, तो वो आपके स्टूडेंट गद्यांश के रूप में होंगे। तो आपका मैंने ये जो लिया है, ये मैंने आपका पद्यांश का टॉपिक लिया है, ठीक है। तो ये लिखा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी बयानबाद कीजिए। आप इस तरह से आता है, तो ये आपका 2 नंबर में स्टूडेंट आपका संदर्भ आता है, 5 नंबर में इसकी व्याख्या। आज टोटल आपको ये 7 नंबर के आपको ये पक्के मिल ही मारने वाले हैं। इसको भी आप समझ लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए लिया है, इसको आप हर हाल में सही से लिख दीजिए, उसको वैसे छाप दीजिए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, सुखातिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखाति व त्यज विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, ओके। तो आप समझ आ रही होगी थोड़ा सा कि किस प्रकार से दिया हुआ है ये। सुखार्थ कुतो विद्या यानी सुखार्थी व्यक्ति को विद्या कुतो, या विद्या नहीं मिलेगी, जो व्यक्ति में को सुख चाहने वाला उसको विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम। और यदि कुतो विद्यार्थी ना, अगर विद्यार्थी अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है तो सुखम कहाँ, उसको सुख नहीं है। सुखार्थी व तेज विद्या, अगर कोई सुख की चाह रखता है तो वह विद्या को त्याग दे। विद्यार्थी व तेजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो वो सुख को त्याग देता है या उसकी सुख की चाह छोड़ देता है। तो स्टूडेंट इसकी सबसे पहले हम संदर्भ इसकी व्याख्या लिखेंगे कि व्याख्या कैसे लिखेंगे इसको आप देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना। तो आपको कॉपी में तो सीखना है, तो आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 है ये, तो 3 का उत्तर जो भी है आपको उसमें दिया हो तो वही आप उसके हिसाब से उसको लिखेंगे हाईलाइटेड ब्लैक पेन से,
मैंने तो कोई वीडियो सही से हो तो मैंने इसका ब्लू पेन ले लिया है, रेड पिंक पेन ले लिया है। आपको ब्लैक या ब्लू पेन से ही इसको लिखना है, जिससे कि अच्छा दिखाई पड़े और आप सही से लिख सकें। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे स्टूडेंट कि प्रस्तुत पद्यांश पे लगेगा स्टूडेंट हमारा। इसको पद्यांश, ये आप इसको श्लोक भी लिख सकते हैं, श्लोक भी आप इसको करके लिख सकते, जो आपको बेहतर लगे वो लिखिए, प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश। ओके, कुछ भी आप जो आपको बेहतर लगे आप उसको लिख लीजिए। ओके, तो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के, संस्कृत दिग्दर्शिका के, क्योंकि इस पार्ट का नाम ही जो आपने पहचान लिया होगा, जो आपका ये पैराग्राफ जो मैंने भी पढ़ाया था ये आपके सुभाष रत्नानी चैप्टर से लिया गया, तो उसको आप ब्लैक पेंसिल कर लीजिए, सुभाष सुभाषित ओके रत्नानी, सुभाषित रत्नानी, इसको आप लिबर्टी कॉमा में सिंगल कर लीजिए जिससे कि हाईलाइटर हो जाए। शीर्षक से अवतरित है, या शीर्षक पाठ से भी अवतरित है, शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। आप किसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, और इतना से लिखने के लिए आपको स्टूडेंट 2 नंबर पक्का मिलेगा। इसका आप ध्यान रखिए, 2 नंबर आपको इसमें मिलने ही वाले हैं। स्टूडेंट मैंने इसका अनुवाद किया, जो कि आपको मैंने समझाया था अभी कि सुखार्थो कुतो विद्या, सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ, कुतो विद्या दी विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को, विद्या चाहने वाले को सुखा, नहीं सुख कहाँ है, तो विद्या को कुतो सुखा, कुतो विद्यार्थी सुखा, तो यानी सुख की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ है। इसको सुख अर्थात उसको सुख जो विद्यार्थी या सुख विद्या की इच्छा रखता है, चाह रखता है, तो उसके सुख कहाँ, सुख उसको नहीं मिल पाता है। सुखार्थी व तेजेत विद्या, यदि सुखार्थी या सुख की इच्छा रखता है, सुख की चाह रखता है, तेजेत विद्या, तो उसको विद्या को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व तेजित सुखम, और इधर विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए। बिल्कुल आप इसको समझ में आ रही होगी आपके लिए ये पूरा। अगर आप इसको सही से लिखते हैं, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखते हैं, फिर राइटिंग का प्रयोग करते हैं, तो आपको 2 नंबर इसमें पक्के मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 5 मिलने हैं, 2 तो आपको संदर्भ में लिख रहे हैं। ये आपका जो भावार्थ लेकिन स्टूडेंट बहुत नंबर होते हैं, 5 नंबर आप इसको ध्यान रख लीजिए, इसमें आपको 5 नंबर ये पक्का मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आप यहाँ कैसे आप समझ लीजिए, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। आपको इसी प्रकार से लिखना है। मैंने जो भी आज टॉपिक स्टूडेंट ये मैंने जो लिए हैं, आप ये जो देख रहे हैं, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक हैं स्टूडेंट, आप इसको बहुत ध्यान से करें, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से करिए और बिल्कुल सही से सुंदर सुंदर राइटिंग में आप इसका लिखेंगे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको ये लिए हैं, सबके मैंने नंबर भी इसलिए डिवाइड करके आपको समझाया है कि आप इनको लिए आराम से करें, समझ लें। बहुत ही जो 70% जो आपका सिलेबस सरकार द्वारा निर्धारित किया गया उसी में से लिया गया है, 30% जो छोड़ दिया गया है मैंने वो इसलिए ध्यान रखा है। उसमें से मैं आपको कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैंने देखा है कई सारे लोग मैं देख रही हूँ कि पुराने जो टॉपिक हटा दिए उनको भी पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है स्टूडेंट के हित के लिए। आप सभी से मेरा निवेदन है जो इस तरह से कर रहे हैं बच्चों का नुकसान ना करें, कृपया वही चीज पढ़ाएं बच्चों को सिलेबस में आ रही है। जो सरकार द्वारा निर्धारित टॉपिक हटा दिया गया उसको कृपया ना पढ़ाएं, और जो इसको बहुत ध्यान से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये आपको 27 मार्क्स स्टूडेंट पक्के, अगर आपने को छाप दिए बिल्कुल इसी प्रकार से, तो आपको 27 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं स्टूडेंट। तो इसी
और स्टूडेंट तो अंत में मैं आपको यही कहूँगी, अंत में आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे आशा करूँगी कृपया स्टूडेंट मेरे लिए कम से कम इस टॉपिक के लिए स्टूडेंट जो मैं लिया इसका कम से कम 500 लाइक्स मुझे दे दीजिए आप, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप मैंने इतनी मेहनत की है। तो स्टूडेंट मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।